Today we are going to start a new topic and very interesting topic, that is credit derivative. This is very interesting topic as far as loan is concerned and credit transaction is concerned. So this is very important concept as far as this derivative is concerned. So what is credit risk? I hope you know what is credit risk. Credit risk means a risk of not getting money back. What is credit risk? Credit risk means not getting a risk of not getting money back. Here in financial management, understanding the credit risk, first point, understanding the credit risk is crucial because of it threaten to the leads to systematic risk and cause a financial crisis. वो ऐसा बता रहे हैं कि अगर क्रेडिट रिस्क हुआ उसके कारण सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट होता है और उसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं. चलो, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? आई होप यू अंडरस्टैंड. क्रेडिट रिस्क मींस पैसा वापस नहीं मिलने का जो रिस्क है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. नाउ क्रेडिट रिस्क के कारण सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट होता है ना. व्हाट इज देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क. आई होप यू नो इन सीपीएम वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस. सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. What is systematic and what is unsystematic? What is systematic risk? A systematic risk which is not in our hand, it is not controllable risk. A systematic risk which is not in our hand, that is affected by external factor, market factors. What is unsystematic risk? Unsystematic risk is a risk which is due to internal factor of the company. Again, I am repeating. Systematic risk, sometimes it is called market risk. Systematic risk is a risk created by external factor that we cannot control. And unsystematic risk that is created by internal factor of the company that we can control. Clear? So this, what is credit risk means? Credit risk is directly create a systematic risk, and that systematic risk cause financial crisis. और systematic risk के कारण क्या आता है? Financial crisis आता है. I hope you remember the case of 2009. I don't know if you remember or not. In 2009, America faced a credit risk problem. 2009 में क्या हुआ था? अमेरिका gave too many loan to for buying the car and houses without any security. अमेरिका ने 2009 के करीब क्या किया था कि विदाउट एनी सिक्योरिटी दे आर ऑफरिंग द लोन फॉर कार एंड फॉर रियल एस्टेट एंड ऑल. तो लोगों ने बहुत सारा पैसा ले लिया एज अ लोन, ठीक है, और विदाउट सिक्योरिटी दिया था. वो पैसा विदाउट सिक्योरिटी दिया था. तो प्रॉब्लम क्या हुआ? लोगों ने पैसे वापस नहीं किए क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है. और आपको जानते हैं कि अगर कोई किसी को नहीं देना है और वो अगर वो नक्की कर लिया कि नहीं देना है तो वो नहीं देता है. जनरली हमारे देश में भी ऐसा होता है कि काफी लोग पैसे लोन लेते हैं फिर वापस नहीं करते. नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि सामने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है. अगर सिक्योरिटी कुछ रखा होता, सपोज लैंड एज सिक्योरिटी रखा होता तो नहीं देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कंपनी जो बैंक है वो लोन, वो उसका लैंड या बिल्डिंग जो भी सिक्योरिटी रखा है वो ले लेगा. उसको क्या फर्क पड़ता है? तो सेम टू सेम केस अमेरिका में हुआ था कि लोन विदाउट सिक्योरिटी दिया था तो लोगों ने पैसे वापस नहीं किए थे. भाई वापस पैसे वापस नहीं किए तो बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था अमेरिका में. और वो अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया था. और अभी जो थोड़ा जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है जो हमने अभी थोड़ा फेस किया आगे बिफोर कॉलेज चल रही तब, वैसा ही क्राइसिस जॉब में आया था इन 2009 व्हेन आई वाज कंप्लीटेड माय एमबीए. क्लियर? सो वैसे ही ये रिस्क होता है कि क्रेडिट रिस्क मींस पैसे वापस नहीं मिलने का रिस्क. इफ क्रेडिट रिस्क इज दैट which create the systematic risk and systematic risk cause the financial crisis. उससे financial crisis भी हो सकते हैं. That you have to understand. Now क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. क्या होता है समझा रहे हैं क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी टू लोन ट्रांजेक्शन. मतलब जो उन लोगों ने लोन का ट्रांजेक्शन किया है वो डिफॉल्ट होगा. डिफॉल्ट मतलब लोन के पैसे वापस नहीं मिलेंगे. किसी ने लोन दिया और वो पैसे वापस नहीं मिलते तो वो जो रिस्क है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क. एंड क्रेडिट रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट रिस्क. मार्केट मींस ओवरऑल रिस्क. मार्केट रिस्क क्या होता है? ओवरऑल बताता है. क्रेडिट रिस्क ऑलवेज ओनली शो द डिफॉल्ट रिस्क. क्रेडिट रिस्क ओनली शो द डिफॉल्ट रिस्क कि पैसे वापस नहीं मिलने का कितना रिस्क है. ठीक है. तो अभी हम
चैप्टर वैसे क्रेडिट डेरिवेटिव का है, बट क्रेडिट डेरिवेटिव समझने से पहले यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, रिस्क क्या है, क्रेडिट क्या है, देन विल गो ऑन क्रेडिट डेरिवेटिव। क्लियर? नाउ third point, there are ways of assessing market risk, but the same principle of its measurement cannot be applied to measure the credit risk because अभी ये क्या बोल रहा है कि मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट है। जैसे कि मार्केट रिस्क को मेजर करना है तो बीटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू मेजर द मार्केट रिस्क यू कैन कैलकुलेट बीटा। तो मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बट क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफाई कोई मेथड है नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मार्केट रिस्क है तो मार्केट में कितना रिस्क है हम बीटा थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट में रिस्क कितना है, और पर्टिकुलर स्टॉक वाइज अलग अलग होता है। लेकिन क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, बिकॉज क्रेडिट रिस्क किस पे डिपेंड है, जिसने पैसे लिए उस पर डिपेंड है ना कि वो पैसे वापस देगा कि नहीं देगा। तो पर्सन वाइज क्रेडिट रिस्क इज डिफरेंट, तो एग्जैक्ट क्रेडिट रिस्क मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बोरोवर डू नॉट पे इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज ओन। हमेशा एग्री, आपको पता है ये क्रेडिट रिस्क में एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैं जो लाइन बोला वो ध्यान से समझना। क्रेडिट रिस्क में देयर आर टू लाइन इंपॉर्टेंट। नंबर वन, वी कैन नॉट वी गेट लिमिटेड प्रॉफिट बट वी कैन गेट अनलिमिटेड लॉस। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी कैन गेट लिमिटेड प्रॉफिट बट वी कैन गेट अनलिमिटेड लॉसेस। मैं समझाता हूं कैसे। चलो आपने सपोज किसी को लोन दिया, ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट से आपने किसी को लोन दिया। चलो आपका बेनिफिट कितना है, आपको कितना रिटर्न मैक्सिमम मिल सकता है? 10% ना। आपने किसी को 10 लाख का लोन लिया, दिया 10% से, तो आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलेगा? 10% ना। मतलब मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट जो है वही आपको फायदा मिलेगा, रिटर्न। लेकिन फायदा लिमिटेड है, 10% से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। बट लॉस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब आपको लॉस इंटरेस्ट का भी हो सकता है, प्रिंसिपल का भी हो सकता है ना। तो इसमें जब आप क्रेडिट डेरिवेटिव की बात करते हो तो इसमें प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, बट लॉस ज्यादा हो सकता है प्रॉफिट से भी। देखो यहाँ पे लिखा है, बोरोवर डू नॉट पे एक्सेस व्हाट इज ओन। बोरोवर कभी उसने जितना लिया उससे ज्यादा तो पे करेगा नहीं, है ना। और therefore return from credit cannot be regarded as having normal distribution। यहाँ पे आप रिस्क मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोल सकते। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बोलते हैं पता है? जिसका पैटर्न सेम हो। बट यहाँ पे पैटर्न सेम रहेगा ही नहीं रिस्क का, कोई ज्यादा रिस्क है किसी में कम रिस्क है। सिंपल, क्रेडिट रिस्क में पैसा वापस नहीं मिलेगा, रिस्क पर्सन वाइज दिस रिस्क इज वेराइज सिंपल। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? डिफॉल्ट ये एक फॉर्मूला है सिर्फ समझने के लिए, ये कोई ऐसा सम आता नहीं इसमें, ये चैप्टर का कोई भी सम नहीं आता एग्जाम में। व्हाट इज डिफॉल्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो यहाँ पे दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज फैक्टर्ड इन प्राइस ऑफ बॉन्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब समझ में आ गया? डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कितना चांसेस है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, पैसा वापस नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी गिनने का फॉर्मूला है कि कितना चांसेस है ओवरऑल। एग्जैक्ट मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बट ओवरऑल यू कैन मेजर की कितना चांसेस है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा। कोई कंपनी गिन सकती है, अगर कोई XYZ कंपनी को गिनना है कि मैंने जितने भी लोन दिए, या बैंक को गिनना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को गिनना है कि मैंने जितना लोन दिया है उसमें से कितना पॉसिबिलिटी है कि मुझे पैसा वापस नहीं मिलेगा, है ना। वो कैसे गिन सकते हैं? ऑन द बेस ऑफ पास्ट डेटा। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड पैराग्राफ, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है ना, वो प्राइस ऑफ बॉन्ड पे इंपैक्ट करता है, बॉन्ड प्राइस पे इंपैक्ट करता है। जब हम बॉन्ड का वैल्यूएशन करते हैं उस पे ये डिफॉल्ट रिस्क इंपैक्ट करता है, ठीक है, मतलब प्राइस चेंज होती है। द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ जीरो कूपन रिस्की बॉन्ड विद दैट रिस्क फ्री बॉन्ड। किसका डिफरेंस है? डिफरेंस इन द जीरो कूपन रिस्की बॉन्ड, मतलब डिफरेंस बिटवीन रिस्की बॉन्ड एंड रिस्क फ्री बॉन्ड। उन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो उसको बोलते हैं आपका लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम द डिफॉल्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिस्क फ्री बॉन्ड मतलब समझ में आता है ना। रिस्क फ्री बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें डिफॉल्ट होने का चांसेस नहीं है, और दूसरा बॉन्ड है रिस्की बॉन्ड। ये दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे बॉन्ड का,
वैल्यूएशन का, तो आपको एक्सपेक्टेड लॉस मिलेगा कि कितना चांसेस है लॉस होने का फ्यूचर में। देखो फॉर्मूला है, फिर हम सम करते हैं एक छोटा सा। पीटी, पीटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, 1 - ई, आर माइनस आर स्टार। अभी आर स्टार क्या है, तो आर स्टार का मतलब है रिस्क फ्री रेट, और आर का मतलब है रेट, रिटर्न ऑन बॉन्ड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एंड रेस टू टी, टी मतलब टाइम, डिवाइडेड बाय 1 - कैपिटल आर। तो व्हाट इज कैपिटल आर? रिकवरी रेट व्हेन इन डिफॉल्ट। ये रिकवरी रेट तो आप जानते हैं ना, जब कोई बैंक किसी को लोन देती है, एट दैट टाइम सपोज एनीवन डजंट पे दिस लोन बैक, तो बैंक है ना रिकवरी के लिए लोगों को भेजती है, उन लोगों का एक स्पेशल टीम होता है जो सिर्फ रिकवरी का काम करता है। तो जब बैंक किसी को रिकवरी के लिए भेजती है, तो उसमें से कितने परसेंट पैसे वापस आए, वो रेट रिकवरी होने का मतलब। 10 लोगों के पास पैसा लेना बाकी था और उसमें से 4 लोगों ने पैसा वापस दिया, तो 10 में से 4 मतलब 40% रिकवरी रेट हुआ, दैट इज कॉल्ड रिकवरी रेट। वो पर्टिकुलर बैंक के पास, पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अवेलेबल होता है, ठीक है। चलो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गिनने का मेथड है। एक आध सिंपल सम समझ लेते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, जो अभी आगे बोला ना वो, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड वुड बी एज अंडर, ये ऑलरेडी डायरेक्ट सम दिया है, गिना हुआ है, ये पढ़ो तो। वैल्यूएशन ऑफ रिस्क फ्री बॉन्ड विथ 6% वाईटीएम, कितना वाईटीएम है? 6%। आपको पता है ना, जितना वाईटीएम कम, जितना वाईटीएम कम, उतना प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वाईटीएम मीन्स व्हाट। वाईटीएम मतलब जो इन्वेस्टर है उसको कितना रिटर्न मिलेगा। अभी जितना हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उतना कंपनी को फायदा कितना होगा, कम होगा ना, तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, कम। सिंपल लॉजिक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वाईटीएम मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, जो हम बॉन्ड में पढ़े थे। यील्ड टू मैच्योरिटी जित 6% है, 6% मतलब हमको हमको 6% रिटर्न मिलेगा, और कंपनी को बाकी का वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो सिंपल है, जितना हमको ज्यादा वाईटीएम दिया होता है, उतना वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कम होता है। देखो जैसे कि दिया है 6% वाईटीएम है, 6% वाईटीएम, तो 100 रुपीज का बॉन्ड है, सपोज दे अज्यूम 100 रुपीज बॉन्ड इनटू 0.06, और इंटू वन क्यों किया है, 1 साल का है। हम पता है ना, ई माइनस आर टी, प्रेजेंट वैल्यू गिनने के लिए। तो कितना वैल्यूएशन बॉन्ड का वैल्यू है, 94.1675। चलो अभी 6.5% ले, 0.5 ज्यादा वाईटीएम लिया है, तो उसका वैल्यूएशन कितना आया, कम। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का, तो ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। कितना इन दोनों का डिफरेंस आता है, 0.460। इन शॉर्ट, दो अलग अलग वाईटीएम का जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड की वैल्यू, उसका डिफरेंस करेंगे, तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी, मतलब लॉस व्हाट यू गेट। क्लियर? ये अभी का लॉस है, देखो जीरो है। यहाँ पे क्या लिखा है अभी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस। चलो आपको फ्यूचर का लॉस गिनना है, तो सेम टू सेम एक और सम है। लास्ट जो सम किया वो आज का लॉस कितना है, अभी फ्यूचर का लॉस। चलो अभी कितने परसेंट का वाईटीएम है, 6%, तो उसका 2 साल का, अब ये 2 साल के बाद का है, तो यहाँ पे 2 इयर्स लिए, देखो। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 88.69, और 6.75। यहाँ पे थोड़ा वाईटीएम चेंज किया, लास्ट समय 6.5 था, यहाँ पे 75 का सम लिया है, तो उसका कितना रिटर्न प्रेजेंट वैल्यू आता है, 87। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1.32। ये कितने साल के बाद का डिफॉल्ट लॉस है, कितने साल के बाद का लॉस है, आफ्टर 2 ईयर, बिकॉज यहाँ पे 2 ईयर लिखा है, ठीक है। तो आप जितने पीरियड, मतलब आप 1 ईयर लेंगे तो यू विल गेट द लॉस ऑफ आफ्टर 1 ईयर। आप अगर 2 ईयर लेंगे तो यू विल गेट लॉस आफ्टर 2 ईयर, कितना होता है। तो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या बताती है कि हम जो बॉन्ड और जो असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कितना चांसेस है डिफॉल्ट होने का, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। नाउ अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिफॉल्ट रेट एंड ट्रांजेक्शन रेट। हमको पता है डिफॉल्ट रेट क्या होता है। डिफॉल्ट रेट क्या होता है, तो कंपनी जब, कंपनी को या बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब पैसे वापस लेने हैं, ठीक है, और पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो वो जो रेट है उसको डिफॉल्ट रेट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 10 लोगों को पैसे दिए हैं एज ए लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 10 लोगों को लोन दिया है, और उसमें से 10 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों ने लोन का पेमेंट कर दिया,
ठीक है, तो कितने लोगों ने पेमेंट नहीं किया आउट ऑफ 10? 2। तो दैट इज 20%। 10 आउट ऑफ 2, सॉरी 2 आउट ऑफ 10, दैट इज 20%। तो डिफॉल्ट रेट कितना हुआ? 20%। क्लियर? नाउ सेकंड, व्हाट इज ट्रांजेक्शन रेट? अब ये ट्रांजेक्शन रेट क्या होता है? तो ट्रांजेक्शन रेट क्या होता है पता है? जब कोई भी कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है, तब उसको रेटिंग करवाना जरूरी होता है। जब कोई भी कंपनी बॉन्ड देती है ना, बॉन्ड का एडवर्टाइजमेंट देती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट में उन लोगों ने वो इश्यू का रेटिंग लिखा होता है। आई होप यू नो, आपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पढ़ा होगा थियरी, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में शायद पढ़ा होगा। उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? कोई भी कंपनी को रेटिंग देने का काम करती है इंडिपेंडेंटली, किसी पे वो डिपेंड नहीं है, वो रेटिंग देने का काम करती है। क्रेसिल है, इकरा है ना, ये नेल्सन है, ये सब एजेंसी है जो रेटिंग देने का काम करती है। अभी गवर्नमेंट का रूल ये है कि अगर सपोज कोई भी कंपनी को बॉन्ड इश्यू करना है, तो कंपलसरीली उसको रेटिंग करवाना जरूरी है। कोई भी एजेंसी के पास वो करवा सकता है। तो सपोज सपोज कोई कंपनी गई, सपोज किसी को बॉन्ड इश्यू करने, और कोई कंपनी क्रिसिल के पास गई, क्रिसिल ने रेटिंग कम दिया, तो क्या करेगी? वो क्रिसिल का नहीं है डिस्क्लोज करेंगी, इकरा के पास जाएगी। इकरा ने थोड़ा ज्यादा दिया, तो अभी सिंपल बताओ, क्रिसिल के पास गए थे हम, तो क्रिसिल ने कम रेटिंग दिया था हमारे बॉन्ड को, और इकरा रेटिंग ने हमको ज्यादा रेटिंग दिया, तो हम इकरा का रेटिंग ही बताएंगे ना, क्रिसिल को बताएंगे नहीं। तो हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन किया। एक रेटिंग एजेंसी ने अच्छा रेट नहीं दिया, तो हमने एजेंसी क्या कर दी? चेंज। ये जो चेंज करते हैं ना, ये रेट को ट्रांजेक्शन रेट बोलते हैं। जब रेटिंग करवाने की कंपनी को हम क्या करते हैं? चेंज। वो रेट को ये लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन रेट। देखो, पढ़ो। डिफॉल्ट, पहले डिफॉल्ट रेट समझाया। डिफॉल्ट रेट का नॉर्मली अराइव फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा। और ये डिफॉल्ट रेट कहां से मिलता है? हिस्टोरिकल, पास में कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, टोटल इतने लोगों को हमारे पास, इतने लोगों के पास से पैसे लेने थे और कितने लोगों ने नहीं दिए, उसके आधार पे यू विल गेट परसेंटेज की दिस इज द डिफॉल्ट रेट। तो पास डेटा के आधार पे मिलता है ऑफ द डिफॉल्ट, जनरली अवेलेबल विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्चेस। और ये डिफॉल्ट रेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास अवेलेबल ही होता है, जिसके आधार पे वो आपको रेटिंग देता है ना। जिसका रेटिंग अच्छा है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करे तो रिस्क कम है, जिसका रेटिंग कम है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जब वैल्यूएशन, जब बॉन्ड कोई कंपनी इश्यू करती है ना, तो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई कंपनी का रेटिंग कम आ रहा है और दूसरी कंपनी जिसका रेटिंग अच्छा आ रहा है, तो जिसका रेटिंग कम आ रहा है वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे के अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोज देयर आर टू कंपनी, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। कंपनी एक्स का रेटिंग कम आ रहा है, क्रिसिल के पास ही करवाया है दोनों ने, और कंपनी वाई का रेटिंग ज्यादा आ रहा है। तो कौन, सब लोग किस पे भरोसा करेंगे? कंपनी वाई, क्योंकि इसका रेटिंग ज्यादा है, मतलब भरोसा पात्र कंपनी है। तो अगर कंपनी ए को अट्रैक्ट करना है सबको, इन्वेस्टर को, वो तो ज्यादा क्या देंगी? वो इंटरेस्ट या ज्यादा रिटर्न देगी। तो सिंपल है, अगर आपका क्रेडिट मार्केट में अच्छा नहीं है, तो आपका ये रेटिंग भी अच्छा नहीं आएगा, और रेटिंग अच्छा नहीं आएगा तो ज्यादा कॉस्ट करके आपको पैसा मार्केट में से रेज करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस रेटिंग। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमारा, नहीं कोई कंपनी वाले बताते या कॉलेज वाले या अल कि भाई ये रेटिंग है, वो रेटिंग करने का मतलब ये है कि रेटिंग अगर अच्छा है तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ गया उसका। तो और ब्रांड वैल्यू अच्छा है तो खर्चा भी कम आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है जब आपका वैल्यूएशन ज्यादा हो। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है। Default rates can normally arrive from the historical data of the default, generally available with a credit rating agency like a CRISIL. Now, what is transaction rate? Transaction rate refers to the migration. ध्यान से पढ़ना, migration of the firm from one credit rating say triple A to another say double A. मतलब it's a migration. Migration समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो it's a migration rate कि एक फर्म को छोड़ के दूसरे के पास से रेटिंग करवाना। एक फर्म के पास गए, रेटिंग अच्छा नहीं दिया, तो दूसरे फर्म के पास गए, उसके पास रेटिंग करवाए। ये जो ट्रांजेक्शन आप करते हो उसका बोलते हैं ट्रांजेक्शन रेट, माइग्रेशन रेट। क्लियर? तो डिफॉल्ट रेट मतलब पैसा वापस नहीं मिलने का रिस्क, और ट्रांजेक्शन रेट मतलब हम कोई भी कंपनी रेटिंग के लिए चेंज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन रेट। These transaction rate compiled over a large sample reflect the probability of transaction from one rating to another. ये लोग क्या करते हैं? बाद में बड़ा सैंपल लेके लास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन रेट कितना है।
काफी कंपनियों का वो सैंपल लेके चेक करते कि ओवरऑल लोग कितना ट्रांजेक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो रेटिंग दिया होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या कितनी कंपनी चेंज करते हैं। बहुत सारी कंपनी है जो रेटिंग करती है, सिर्फ दो नहीं है। क्लियर। सो ट्रांजेक्शन रेट, ध्यान से देखना लास्ट लाइन, ट्रांजेक्शन रेट एंड डिफॉल्ट रेट आर यूज फॉर डिटरमाइन the adequacy of capital for financial institution and bank। अगेन एक बार लास्ट लाइन पढ़ो चलो और समझो इसका मतलब क्या है। लास्ट पॉइंट पढ़ के एक बार उसका मतलब समझने का ट्राई करो। ट्रांजेक्शन रेट, समझ में आ गया? ट्रांजेक्शन रेट जो एक कंपनी रेटिंग एजेंसी हम चेंज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन रेट। एंड डिफॉल्ट रेट मतलब पैसा वापस नहीं मिलने का रेट, आर यूज, ये दोनों रेट यूज होते हैं फॉर डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक। ये दो रेट के आधार पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक डिसाइड करती है कि कितना कैपिटल हमको चाहिएगा बिजनेस को रन करने के लिए। सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांजेक्शन रेट एंड डिफॉल्ट रेट के आधार पे डिसाइड होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को कितना पैसा चाहिए। बिकॉज एक एग्जांपल हम देते हैं बैंक का। सपोज अगर बैंक में डिफॉल्ट रेट ज्यादा है, बैंक में डिफॉल्ट रेट ज्यादा है, तो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस ज्यादा ही चाहिए ना, पैसा ज्यादा चाहिए बैंक को चलाना है तो, क्योंकि पता है कि हम 10 लोगों को पैसे दे रहे हैं और उसमें से 8 लोगों को पैसे वापस आ रहे हैं, तो बाकी के जो 2 लोगों के पास पैसे वापस नहीं आ रहे, वो पैसे हमको ही हर बार डालना पड़ेगा ना, हर बार हमको डालना पड़ेगा। एवरी मंथ एवरी ईयर वी हैव टू पुट आवर मनी इन द बिजनेस। क्लियर। तो जितना डिफॉल्ट रेट ज्यादा है या उतना हमारा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा बिजनेस में। इन शॉर्ट, डिफॉल्ट रेट के आधार पे कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा चाहिए फॉर रनिंग द बिजनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्या, क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट VAR। क्या बोलते हैं? क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट रो में, क्रेडिट VAR, समझाते हैं। क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क इज अ पोर्टफोलियो अप्रोच to determination of likely losses a financial institution can suffer over a portfolio of loan in a given period of time. Understood? What is this? एक बार आप पढ़ लो। हम डाले का खा लेगा क्यों नहीं कर समझ में आ गया? Credit value at risk is a portfolio approach to determination of likely losses a financial institution can suffer over a portfolio of loan in a given period of time। ये एक ऐसा अप्रोच है क्रेडिट VAR, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ऐसा अप्रोच है वो आपको ये डिटरमाइन करके देता है कि आपको कितना ओवरऑल लॉस हुआ लोन देने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक चौकस पीरियड में आपको कितना लॉसेस हुआ ओवरऑल, आपको कितना लॉसेस हुआ, ये गिनने के लिए क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क का ये यूज होता है। Second point, credit VAR in turn decide the importance of capital adequacy a bank should have। सिंपल, जो अभी हमने लास्ट में समझा। ये क्रेडिट VAR आपको ये समझाता है कि आपको बिजनेस का चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए। बिकॉज जितना रिस्क ज्यादा होगा, जितना पैसे मिलने का रिस्क ज्यादा है वापस मिलने का, इन शॉर्ट जितना डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा है उतना बिजनेस चलाने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। तो सिंपल, ये क्रेडिट VAR क्या बताता है कि आपको कितना ओवरऑल लॉसेस होगा, और लॉस के आधार पे हमको पता चल जाएगा कि बिजनेस चलाने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा लॉस होता है क्रेडिट में, तो ज्यादा पैसा हमको खुद का लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो और अगर सिंपल चीज समझो, अगर डिफॉल्ट रिस्क जीरो है, डिफॉल्ट रिस्क जीरो है, तो हम हमारे पास अभी जितने पैसे हैं उतने पैसे में ही हम बिजनेस को रन कर सकते हैं, और पैसे हमारे खुद के ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल, जितना डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा है उतना हमारा पैसा उसमें डालना पड़ेगा। नाउ, तो क्या क्रेडिट VAR आपको ये समझाता है कि कितना पैसा चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 3, द इनपुट्स रिक्वायर फॉर असेसिंग द क्रेडिट VAR। अगर आपको क्रेडिट VAR कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, एक एसेस करना है, देखना है, तो ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए क्रेडिट VAR गिनने के लिए? एक तो ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, कि एक्सप्लेन क्रेडिट VAR क्या होता है, ठीक है। सो
आपको पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट वीआर गिना है तो ट्रांजेक्शन मैट्रिक, ट्रांजेक्शन मैट्रिक समझ में आ गया। एक कंपनी जो रेटिंग एजेंसी चेंज करती है क्रेडिट, देखो लिखा है ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स दैट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फर्म मूविंग फ्रॉम वन क्रेडिट रेटिंग टू अनदर। कोई एक कंपनी एक रेटिंग एजेंसी से दूसरे पास, दूसरे के से तीसरे पास, तो ये चेंज करती है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स। दूसरा, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट मतलब फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट कितना होगा फ्यूचर में, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो फ्यूचर पे डिपेंड है। हमने किसी को लोन दिया है, ठीक है, या हम किसी को लोन देने वाले हैं, तो लॉस आज पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि उसको पैसा आज नहीं देना है, उसको पैसा 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद देना है। तो लॉस हमको फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए कि फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट कितना होगा। जब हम 1 साल के बाद मुझे जब उसके पास से पैसा लेना होगा वापस, बट ऑब्वियसली समझो, आज आप किसी को लोन दे रहे हैं, लेकिन चेक तो अभी करना पड़ेगा ना कि डिफॉल्ट रिस्क है कि नहीं है, और चेक करने के लिए क्रेडिट वी ए आर हमको गिनना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आज पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे मिलने वाले कब है, 1 साल के बाद। अगर 1 साल तक पैसे दिए तो पता तो 1 साल के बाद ही चलेगा ना कि पैसे मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले, और रिस्क उन दिन का गिना जाएगा, उन दिन जो इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पर रिस्क गिना जाएगा। तो आज का इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए, you require a forward interest rate. And last, recovery rate. I hope you understand recovery. पैसा कोई नहीं पे करता है, उसके पास से हम जो रिकवर करते हैं कोई भी मेथड से, आइदर कॉल, आइदर पर्सनल विजिट, अलग अलग मेथड है, पता है। बैंक अलग अलग मेथड यूज करती है फॉर रिकवर। वो लोग आपको कभी कभी, आपको मैंने ये भी एक स्कीम देखा है कि कभी कभी अगर कोई ज्यादा पैसा, मतलब बैंक को पता चली गया कि ऑलमोस्ट उसके पास से पैसा नहीं आने वाला, ठीक है, तो बैंक कभी कभी आपको कुछ इंसेंटिव या कुछ डिस्काउंट भी देती है कि चलो ठीक है, नो नीड टू पे, यू कैन ओनली पे 90%, नो नीड टू पे इंटरेस्ट। वो ऐसा बोल दे कि भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट पे द प्रिंसिपल। और ये एक चीज हमेशा समझो, डिफॉल्ट रिस्क तब आता है जब कोई भी सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं है। इसलिए अभी बैंक किसी को भी लोन देती है, तो बट ऑब्वियसली वो क्या लेती है, सिक्योरिटी। क्लियर। सो क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क अगर आपको गिनना है तो यू रिक्वायर 3 पॉइंट्स, ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट एंड रिकवरी रेट। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ अभी चैप्टर का जो मेन, क्रेडिट डेरिवेटिव, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर, क्रेडिट डेरिवेटिव, वो भी स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। अब तक हमने क्या सीखा, क्रेडिट रिस्क क्या है, ट्रांजेक्शन रेट क्या है, क्रेडिट वैल्यू एट रेट क्या है, ठीक है, क्रेडिट मतलब रिस्क क्या होता है, उसका वैल्यूएशन, ये सब बेसिक हमें समझा, क्रेडिट रिस्क और हो। ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है क्रेडिट डेरिवेटिव। चलो अभी मैं आपको पहले ओवरऑल समझा देता हूँ कि व्हाट इज क्रेडिट डेरिवेटिव और ये जनरली क्यों यूज होता है। ठीक है, देन विल गो अहेड। जनरली आई होप यू अंडरस्टैंड क्रेडिट, क्रेडिट मतलब किसी को उधार पे पैसे देना, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। अभी क्रेडिट रिस्क आप समझ गए, पैसा वापस नहीं मिलने का रिस्क, उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। नाउ द इंपॉर्टेंट इज, ये जो क्रेडिट डेरिवेटिव है ना, वो जनरली ज्यादातर ओटीसी में होता है। जनरली क्रेडिट डेरिवेटिव थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है, थ्रू क्या होता है, ओटीसी। 99.99% ये क्रेडिट डेरिवेटिव जो है वो ओटीसी थ्रू होता है, ओवर द काउंटर, मतलब पर्सनल कॉन्टेक्ट थ्रू होता है। ये इन शॉर्ट ओटीसी है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्रेडिट डेरिवेटिव इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट 100%, 99.99% इज अ ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई बैंक ने किसी को लोन दिया और वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो एक दूसरे को वो लोग जानते हैं। ठीक है, इसलिए जो क्रेडिट डेरिवेटिव हम यूज करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज तो जनरली नहीं होता है, जनरली ज्यादातर यूज इसका ओटीसी मार्केट में होता है। ठीक है, अभी क्रेडिट डेरिवेटिव की जरूरत क्या है, आप जानते हैं डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव रिस्क रिड्यूस करने के लिए यूज होता है ना, हेजिंग के लिए यूज हो सकता है, बट डेरिवेटिव का एक यूज ये है कि रिड्यूस द रिस्क। तो जब बैंक ने किसी को लोन दिया है और बैंक को लग रहा है कि वो पैसा वापस नहीं देगा, तो वो उसका एक रिस्क है, वो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो कौन सा डेरिवेटिव यूज कर सकती है, क्रेडिट डेरिवेटिव। कैसे होगा, दैट वी अंडरस्टैंड लेटर ऑन। ठीक है, अगेन हम समझाता हूं कैसे होता है। अगर बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को लोन दिया है और वो बैंक को लग रहा है कि पैसा वापस मिलने में रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, तो बैंक क्रेडिट डेरिवेटिव का यूज करके वो रिस्क को
कम कर सकती है या रिस्क को जीरो कर सकती है, मिनिमम कर सकती है। ठीक है, कैसे करते हैं वो समझते हैं विद डायग्राम। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं। Credit derivative is an instrument whose value is depend upon the credit risk of the underlying assets. ये क्रेडिट डेरिवेटिव का वैल्यू किस पे डिपेंड होता है? क्रेडिट रिस्क अंडरलाइंग एसेट्स होता है ना। डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट whose value is depend upon underlying assets. बट यहाँ पर क्रेडिट डेरिवेटिव में अंडरलाइंग एसेट्स कौन सी है? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट डेरिवेटिव में अंडरलाइंग एसेट्स कौन सी है? क्रेडिट रिस्क। सिंपल है यार, जिसका जितना रिस्क ज्यादा उसका डेरिवेटिव का वैल्यू भी ज्यादा। देखो, जो ट्रांजेक्शन में रिस्क ज्यादा है तो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी ज्यादा है कि आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना। अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा या ज्यादा कॉस्ट होगी। सपोज बैंक को लग रहा है कि उसके पास से पैसे मिलने का चांसेस बहुत कम है, तो मतलब रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है और किसी के साथ वो डेरिवेटिव करता है तो सामने वाला चार्ज भी ज्यादा करेगा ना, क्योंकि रिस्क ज्यादा है पैसा लाने का। तो ऑलवेज क्रेडिट डेरिवेटिव का वैल्यू किस पे डिपेंड होता है? क्रेडिट रिस्क। रिस्क ज्यादा, डेरिवेटिव का वैल्यू ज्यादा, रिस्क कम, वैल्यू कम। सिंपल। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिट डेरिवेटिव आर इंटेंडेड टू कवर द क्रेडिट रिस्क फॉर अ फी। फ्री नहीं है, फी है। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिट डेरिवेटिव का यूज क्यों होता है? तो क्रेडिट रिस्क जो होने वाला है उसको वो कवर करता है, मतलब क्रेडिट रिस्क को वो मिनिमम करता है या निकाल देता है। फॉर अ फी, फी मतलब उसके लिए उसको क्या पे करना होता है? फी, सामने वाले को जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्रेडिट डेरिवेटिव आर इंटेंडेड टू कवर द क्रेडिट रिस्क फॉर अ फी। क्रेडिट डेरिवेटिव क्रेडिट रिस्क को कवर करता है बट सामने उसको क्या पे करना पड़ता है? फी, जो रिस्क को कवर करवाना चाहता है। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक को लग रहा है कि ये रिस्क है और मुझे पैसे नहीं निकलते लग रहे हैं, तो वो किसी और को अप्रोच करके क्रेडिट डेरिवेटिव कर सकती है और उसको वो पे करेगी, जिससे उसका क्रेडिट रिस्क क्या हो? कम। और ये क्रेडिट डेरिवेटिव में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ओरिजिनेशन, कहां से स्टार्ट हुआ, फंडिंग, पैसा, और नेसेसरी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें ये तीनों, फंडिंग, ओरिएंटेशन, ये तीनों की जरूरी जरूरत 100% ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि देखो जब हम क्रेडिट डेरिवेटिव करते हैं वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, फंडिंग, इसमें ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है और इसमें नेसेसरी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए नहीं, यू हैव टू जस्ट डू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। फटाफट एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है। ठीक है, वी हैव ओनली 3-4 मिनट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में, ट्यूसडे हमारा एक और सेशन है डेरिवेटिव का, सेकंड, हम विल कवर इन दैट कि बाकी का ये जो चैप्टर है आधा वो उस टाइम कंसीडर करेंगे कि क्रेडिट डेरिवेटिव एक्चुअली कैसे काम करती है ऑन द विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, चलो हमने क्या क्या समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझा डिफॉल्ट रिस्क क्या है, डिफॉल्ट रेट क्या है, पैसा वापस नहीं मिलने का रेट जो है उसको डिफॉल्ट रेट। ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स क्या है? तो एक कंपनी रेटिंग एजेंसी से दूसरी रेटिंग एजेंसी से पास जाती है रेटिंग करवाने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मैट्रिक। फिर हमने ये सीखा क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क। क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क का मतलब ये होता है कि हमको ओवरऑल कितना लॉस होने वाला है ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रेडिट से, और ये गिनना है तो हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स होना चाहिए, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और रिकवरी रेट होना चाहिए, तभी हम गिन सकते हैं। और क्रेडिट वीएआर से हम ये जान सकते हैं कि बैंक या कंपनी को चलाने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कितने पैसे हमको चाहिए।